पिछले क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन देख रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन में लगभग पूरा देख चुके थे। लास्ट बचा हुआ है इस आंदोलन से जुड़े अन्य प्रमुख नेता, और कुछ बिहार से भी नेता थे, तो इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों का नाम याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये लोग बहुत सक्रिय भूमिका निभाए, बिहार से भी थे और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। भाग के नेपाल से अपना आजाद दस्ता बना के और पूरा उस पे हमला कर रहे थे अंग्रेजों पर। बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। गद्दार हमेशा था ना, बता देता था सब। जेल उड़ा के, जेल तोड़ के भाग गया था लोग, फिर पकड़वा दिया। अरुणा आसफ अली, उषा शर्मा, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका इत्यादि। तो ये लोग फेमस उस समय के भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यकर्ता थे, नेता थे। अब देखिए, आंदोलन में भागीदारी लगभग सभी लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन में सभी वर्ग जैसे युवक, महिला, किसान, उद्योगपति इत्यादि ने अपना पूरा सहयोग दिया। मुसलमानों की भूमिका नगण्य रही, जबकि कम्युनिस्टों ने इसका बहुत कम। मेन वो 40 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो गया था, तो और मुसलमानों के मेन नेता थे जिन्ना, और जिन्ना पर बार बार दबाव पड़ रहा था कि आप मुस्लिम लीग का मीटिंग बुलाइए, लेकिन मीटिंग ना बुला के वो जिन्ना अपना अकेले सारा निर्णय ले लेते थे। तो तालमेल, अब मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता और जिन्ना में कोई तालमेल नहीं था, तो जो जिन्ना अनाउंस कर देते थे वो अपना चलने लगता था। तो 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो गया। तो अब है कि भाई हम लोगों को इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैक्सिमम किनारे हो गए, मैक्सिमम मुस्लिम लीग वाले किनारे हुए। बाकी अगर इंडिया में जितना मुसलमान थे 50-60% आंदोलन में थे, ऐसा नहीं थे कि नहीं थे, मुस्लिम लीग वाले किनारे थे। जबकि कम्युनिस्टों ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि ब्रिटेन और रूस युद्ध में एक साथ लड़ रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया में ये रूस का समर्थक है, रूस का समर्थक है। तो युद्ध में रूस और ब्रिटेन एक तरफ था, रूस और ब्रिटेन एक तरफ था। तो कम्युनिस्ट पार्टी कहा कि देखो भाई, ब्रिटेन रूस के तरफ से लड़ रहा है, इसलिए कोई आंदोलन यहाँ नहीं चलाया जाएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना शांत हो गया। आज के समय में कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? सीताराम येचुरी, विंदा कारात, है ना। तो ये लोग फेमस नेता हैं। थोड़ा सा समाचार पर ध्यान दो, है ना। वो बिना पेंदी का लोटा है, जिन्ने मिलता है। देखो, ये सब नेता नहीं है, मदारी है। ये सब को चाहिए सत्ता, कि कैसे विधायक बन जाए, कैसे मंत्री बन जाए, है ना। तो जिधर मिलता है उधर पलटी मार देगा। इलेक्शन आएगा, अभी मान लो कांग्रेस में है, कांग्रेस कहीं से टिकट लगेगा कि उसको नहीं मिल रहा है, तुरंत दल से दूसरा में घुस जाएगा। उसमें लगेगा, नहीं मिलेगा तो तीसरा में घुस जाएगा। जैसे अपने माननीय छेदी पासवान, राजद में, राजद से जदयू में, जदयू से कांग्रेस में, कांग्रेस में नहीं मिला तो भाजपा में, कौनो दो भाई, तो भाजपा दे दिया, जीत गए। ऐसे होता है। तो ये सब नेता नहीं है, ये सब मदारी है। सबका यही हाल है, सबको गद्दी चाहिए, सबको गद्दी चाहिए, मंत्री चाहिए,
जनता भाड़ में जाए, उससे जनता से किसी को कोई मतलब है। इनको नेता कहना, नेता शब्द का अपमान है, इनके लिए मदारी शब्द सबसे बढ़िया है। आगे देखिए, अभी देखिए कल समाचार एक पढ़ रहे थे, कोई एक नेता था यूपी का, इलेक्शन से पहले ना भाजपा छोड़ के शामिल हो गया था कांग्रेस में। पहले भाजपा में था, टिकट उकट लगता है नहीं मिला, शामिल हो गया कांग्रेस में। तो कल समाचार आया योगी आदित्य, उसका एगो मैरिज हॉल था बुलडोजर से ढहवा दिया, कहा कि इलीगल है इसका नक्शा पास नहीं है। तो ऐसे होता है नेतागिरी में। हाँ, और वो योगी आदित्यनाथ के दिमाग में कहाँ से बुलडोजर को कौन कह दिया, और पूरा वो बुलडोजर हो गया। रोज 2-4 गो ढहवा रहा है, काले को पेट्रोल पंपो ढहवाया, किसी का नक्शा पास नहीं। अब जैसे ही मकान बन रहा है, इसका नक्शा पास है नहीं है। ससराम में 99% मकान का नक्शा पास नहीं है, चाहे तो सबका ढहवा दिया जाएगा। हाँ, किसी का पास नहीं है। कौन नगर पालिका से नक्शा पास कराता है? नियम है कि नक्शा पास करा के परमिशन लेके तब बनवाना है। अभी आके चाहे तो रोक लगा देगा इसको तुरंत, और कहेगा कि तोड़ो। हाँ, तोड़ना पड़ जाएगा। आईसी का नहीं, आधा से 90% ससराम, 90 का 99% ससराम टूट जाएगा। किसी का पास नहीं है नक्शा। हाँ, बस वही पैसा, मकान बन रहा है, आया नक्शा पास है और नहीं तो लो 1500 लेके चल दिया। अपना बाद में समझते रहिएगा, सब कोई जानता है कि बाद में कौन आता है। आइए देखिए, तो अब तो यूपी में है कि जितना सपा वाला है, जितना हड़पा था पहले, जिन्ने तिन्ने सरकारी जमीन आई सब पर इलीगल कब्जा जमा के कुछ कुछ बनाए हुए था, सब आदेश मिला है कि सबको तोड़ो। तो अब कौन बोलने जाएगा? अब कोर्ट में भी जाएगा तो हार जाएगा, भाई इलीगल है। लीगल रहता तब ना कोर्ट में जाता, लीगल है। वो भी तोड़ने का खर्चा ले रहा है, तोड़ तो ही रहा है, तोड़ने का खर्चा भी वसूला जा रहा है, न तो अपने से तुड़वा दो, डबल नुकसान। आइए देखिए, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम का सहारा लिया तथा बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस दमन के विरोध में गांधी जी 1943 में 21 दिनों का उपवास रखा। अंडरलाइन करो, पूछता है इसको। इसके बावजूद अंग्रेज ने दमन की नीति नहीं छोड़ी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन में और तेजी आ गई। आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीयों का साथ देने लगे। गांधी जी पूना के आगा खां पैलेस में अनशन पर, भूख हड़ताल पर 21 दिन बैठे थे। कहां बैठे थे? पूना के आगा खां पैलेस। कहानी सुनो, जब बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे अंग्रेज और एकदम लोगों को भेड़ बकरी जैसा काटना शुरू कर दिया, कीड़ा मकोड़ा जैसा रौंदना शुरू कर दिया एकदम अंग्रेज, तब गांधी जी अनशन पर बैठ गए। बोले कि अब जब तक से देश नहीं आजाद होगा, या तो देश आजाद होगा और नहीं तो हमारा प्राण छूटेगा। मतलब देश अगर आजाद नहीं होता है तो हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, भले ऐसे मर जाए। अंग्रेज भी इस बार सोच लिया था कि इस बार इसको मरने ही देना है, इससे इस बार बात नहीं करना है, भले ऐसे मर जाएगा, हेडक खत्म हो जाएगा। और सारे आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गए थे गांधी जी। गांधी जी सब में लोकप्रिय हो गए थे। तो गांधी जी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। जैसे जैसे गांधी जी की तबीयत बिगड़ रही थी, वैसे वैसे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था कि हमारा सबसे बड़ा नेता
मरने के कगार पे आ गया और अंग्रेज पर जू तक नहीं रेंग रहा है और अंग्रेज का कोई अधिकारी बात करने को गांधी जी से तैयार नहीं है। तो और आंदोलन जैसे जैसे तबीयत खराब हो रहा था वैसे वैसे आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। सब नेता न मिल के गांधी जी को समझाया, बापू देखिए आप मर जाएंगे, अंग्रेज यही चाह रहे हैं कि बापू मर जाए, मरने से हम लोगों को फायदा नहीं होगा, वो सबको फायदा हो जाएगा। आप अनशन जो किए हैं वो हम लोगों के फायदा के लिए किए हैं, न कि उन लोगों के फायदा के लिए किए हैं। तो आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। तब गांधी जी समझाने बुझाने पर अनशन तोड़ दिए। देखिए कि सही ये बात है, लगता है कि बात करेगा नहीं, कहीं मर गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अनशन तोड़ दिए तो अंग्रेज सब पूरा भड़क गया गांधी जी पर कि गांधी धोखाबाज है, वादा खिलाफी करता है, वादा का पक्का आदमी नहीं है। कहा था कि मर जाएंगे लेकिन अनशन नहीं तोड़ेंगे, तोड़ दिया। बुड्ढा मरते मरते धोखा दे गया। अंग्रेज सब कह रहा था, सब पेपर में छपा था कि बुड्ढा मरते मरते धोखा दे गया, माने मरा नहीं, वो चाह रहा था मर जाए। लेकिन बड़ा फायदा मिला इसका, जितना तबीयत खराब हुआ गांधी जी का, आंदोलन उतना ही जोर पकड़ा। तो चलिए, गांधी जी को कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में। ठीक है, आए चम्मच से पी रहे थे, एक आध चम्मच। हाँ अरे बेवकूफ, रात में खाइए लेंगे तो कोई देख रहा है? सवेरे नकल काट देना, अब जाएंगे तब जाएंगे, दिन रात में जूस पी ले। मैंने अंग्रेजों पर दबाव बनाना। लेकिन गांधी जी सच्चे आदमी थे, धोखेबाज नहीं थे। ये तो ऐसे कह देना, एगो कहावत कहा है कि ऐसा चोरी करते हैं कि अल्लाह मियाँ भी नहीं जानते। कहावत कहानी सुनी हो? नहीं सुने होली? बचपन में सुनाता था लोग। कहानी है, रोजा चल रहा था, रोजा सुने हो ना? रोजा चल रहा था तो वो क्या करता था ना, नहाने जाता था, डुबकियां लगाता था, उसी में पानी पी लेता था। तो एक दिन क्या हुआ, टेंगरा मछली फंस गई। तो सब चोरी उसका पकड़ा गया। लेकिन गांधी जी ईमानदार आदमी थे। तो चलिए आइए देखिए, पाकिस्तान दिवस देखो, उठा पाकिस्तान प्रस्ताव, अब मनेगा पाकिस्तान दिवस। मार्च 1943 कब मना? हाँ, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया। चलिए अब देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मनाने के लिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मनाने के लिए, ताकि आपस में मिल जाए, आया राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अंडरलाइन करिए, राजगोपालाचारी फॉर्मूला 10 जुलाई 1944। ये किसके लिए आया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता करवाने के लिए। जो मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ा था, हुआ कि भाई चलो जो तुम कह रहे हो वैसा होगा, लेकिन इंडिया के साथ रहो, तुम्हारे जो प्रांत है उसको स्वायत्तता दी जाएगी, तुम लोग अपने तरीके से शासन करना, लेकिन रहो इंडिया के साथ ही। लेकिन ये समझौता सफल नहीं हो सका। तब पूछेगा राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? तो 10 जुलाई 1944। ये चक्रवर्ती, इनका पूरा नाम है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
आगे देखिए, राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग की समस्या को सुलझाने के लिए एक फॉर्मूला पेश किया, जिसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना था। इस फॉर्मूले को अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी ने इस फॉर्मूले का समर्थन किया, इसके बावजूद यह फॉर्मूला असफल रहा। अंग्रेजों ने भारतीयों का युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए पुनः एक योजना प्रस्तावित की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन करिए, वेवेल प्लान, जून 1945। अंग्रेजों द्वारा लाया गया, फिर कुछ भारतीयों को छूट दिया गया, कहा गया कि तुम लोग युद्ध में साथ दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है इसको समाप्त कर दो। युद्ध खत्म होगा तो तुम लोगों को ये चीज मिलेगा। बोला कि अब 1945 आ गया, 3 साल गुजर गया, तू कुछ नहीं दिया तो अब का दोगे? इतने निहत्थों को तू मार दिए, अब समझौता होगा? अब समझौता नहीं होगा। अब एक ही चीज होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब केवल इसी पर बात होगा, इसके अलावा दूसरे किसी मुद्दे पर बात नहीं होगा ना। ले, इसी पर तो लड़ाई चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का साथ लेने के लिए ही सब चल रहा है। फर्स्ट में लड़े थे, सेकेंड में एकदम साथ नहीं दिए। सेकेंड में वही ना, विद्रोह करके सेना वेना सब विद्रोह कर दिया, अंग्रेज से बगावत कर दिया। अब सुनिए, तो बस आप लोग याद रखिएगा, वेवेल प्लान 1945, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं, ठीक है? अब सुनिए, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन, सब पार्टी को बुलाया गया शिमला में सम्मेलन, कि हाँ भाई वेवेल प्लान पर सब लोग सहमत हैं। तो कोई सहमत नहीं हुआ, सब रिजेक्ट कर दिया इसको। शिमला में यह सम्मेलन भारतीय इतिहास में शिमला सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस पर सहमति नहीं दी। परिणाम स्वरूप यह सम्मेलन असफल हो गया। पूछेगा शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945। मुस्लिम लीग का कहना था कि कार्यकारिणी हटाओ, इसका काम नहीं है। हाँ, आप सुनिए, जुलाई 1945 में, नेक्स्ट कॉलम है, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव में श्रमिक दल बहुमत प्राप्त किया। लेबर पार्टी आ गया। लेबर पार्टी भारत का हितैषी था। लेबर पार्टी भारत का हितैषी था, भारत के पक्ष में रहता था। तबे हटा, इससे पहले वो चर्चिल था, बड़ी दुष्ट था वो। आए, चर्चिल था प्रधानमंत्री। क्या चीज? हाँ, उसी दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चर्चिल बहुत दुष्ट आदमी था। निकालिए तो, नेट पर क्लिक करिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन। हाँ 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 हाँ, बहुत दुष्ट आदमी था ये। हाँ 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 हाँ, बड़ी मजाक उड़ाता था ये। देखिए, सुनिए, बता रहे हैं, मेन जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, उसे क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दू है, वो एगो चर्चिल है, फिर एटली है। चर्चिल है और एटली है। निकालो हो अली, निकल गया। लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब तो तुम लोग के हाथ में ब्रह्मास्त्र है, अब तो जहां कुछ भी फंसे निकाल के क्लियर हो लो। लिस्ट पूरा विकीपीडिया पर दिखलाएगा, और देखो तो कौन कब से कहां तक है।
आया नहीं आया, सबका लिस्ट देगा, लिस्ट नहीं दे रहा है। फ्रॉम 1707 से इतना नहीं। अच्छा ब्रिटेन लिखे हो, यूके लिखो, हाँ यूके उतना पुराना नहीं लिखना है। हाँ देखो आया 1904। हाँ उससे पहले नहीं दिया है, डेट ऑफ बर्थ है, अरे नया नया दिया है, लिविंग है, जिंदा वाला का दिया है। हाँ हाँ देखो एक जो बनता है देखो 1937 से 40, देखो विस्टन चर्चिल 40 से 45 है ना, और फिर क्लीमेंट एटली 45 से 51, इसी में 47। अब यहाँ से कोई घंटा घटा होगा ना, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो निकाल दिया, 2 बार होगा। अब मोदी कैसे 3 बार होगा, वाजपेयी 3 बार, मनमोहन सिंह 2 बार है ना। हाँ नोट्स पर लिख लो, चर्चिल लिख देना, चर्चिल कहाँ से कहाँ तक है, 45 से 40 से 45, लिख दो चर्चिल 40 से 45, और इटली 45 से कम। तू लोग भी नोट्स पर लिख दो यार, चाहे खाली लिख दी। हाँ आता एग्जाम में लिखो। तो सुनिए, जुलाई 1945 में ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में श्रमिक दल बहुमत प्राप्त किया। यह पार्टी कुछ हद तक भारत का हितैषी था। चुनाव के बाद चर्चिल के जगह पर एटली प्रधानमंत्री बना, ठीक है ना, और पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई। इसके साथ ही भारतीय सेना, प्रशासक और अन्य सहयोगी अंग्रेजी के लिए विश्वसनीय नहीं रहे। अंग्रेजी के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए, सुधार दो, अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि ये अंग्रेजी के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए। इसके साथ ही लेबर पार्टी भारत की हितैषी भी थी। उपर्युक्त कारणों के परिणाम स्वरूप इटली ने भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। आजादी की घोषणा के पहले भारत का शासन चलाने के उद्देश्य से संविधान निर्माण के लिए मई 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। अभी लास्ट है, अंडरलाइन करिए, कैबिनेट मिशन 1946। सुनिए, जो इटली प्रधानमंत्री बने बोल दिए कि भाई अब भारत को आजाद किया जाएगा, अब भारत संभलने वाला नहीं है। तो हुआ कि ठीक है, भारत जब आजाद होगा, सुनना पड़ा ना, यहाँ अजब परिस्थिति पैदा होगी। यही सब कहानी तू लोग के एनसीईआरटी में लिखा है, बॉक्स में सब लिखा है ना, चाहे उतना लंबा लंबा लिखा है ना, हम जो कहानी सुना रहे हैं यही सुनिएगा ध्यान से। इटली तो घोषणा कर दिए कि भारत को आजाद किया जाए। अब जिन्ना को लिया छटपटी, ले बाबू अब तो भारत है आजाद होगा, और हमारा जो पाकिस्तान का मांग था वो तो पूरा हुआ नहीं। कोई नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ब्रिटेन आजादी देने को तैयार हो जाएगा। अचानक से घोषणा कर दिया कि 48 में भारत को आजाद किया जाएगा।
तो अब सोचिए कि अभी तक यहाँ अंग्रेज शासन कर रहे थे, अब अंग्रेज जब जाएंगे तो यहाँ का शासन चलेगा कैसे? अंग्रेज तो अपने तरीके से चला रहे थे। शासन किसको दिया जाए? आखिर अंग्रेज जब जाएगा तो यहाँ का शासन किसको दिया जाए? इंडिया किसका था? किसी का नहीं। अब तो भाई मुगल खत्म हो गया था। ये किससे छीने थे? मुगलों से छीने थे, बंगाल के नवाब से छीने थे, शिवाजी से छीने थे। तो जिससे छीना था वो लोग तो खत्म हो गया। अब किसको दे के जाए? समस्या खड़ा हो गया। तब हुआ कि अब इंडिया में राजशाही खत्म, राजशाही नहीं आएगा। अब इंडिया में आएगा लोकतंत्र, ब्रिटेन वाला सिस्टम। अब पहला सिस्टम नहीं आएगा। और लोकतंत्र का मतलब जनता अपना सरकार चुनेगी और उसी सरकार को सत्ता सौंप के ये ब्रिटिश जाएंगे। उसी सरकार को सत्ता सौंप कर ब्रिटिश जाएंगे। अभी भी मोनार्की है, लेकिन लोकतंत्र भी है वहां। मोनार्की और लोकतंत्र में कोई विरोध नहीं है। मोनार्की और गणतंत्र में विरोध है। जैसे हम लोग गणतंत्र है, मोनार्की। तब क्या किया सुनिए कि एक अंतरिम सरकार बनाया गया। अभी तो भाई अब तुरंत तो इलेक्शन नहीं ना हो सकता था। अंतरिम सरकार बनाया गया और उसी सरकार को अंग्रेज सत्ता सौंप के जाने का प्लान बना लिए। तो अब अड़ंगा लगा रहा था मुस्लिम लीग, कह रहा था कि भाई उस सरकार को सत्ता सौंप के जाओगे और नेहरू प्रधानमंत्री है तो मुसलमानों को जिंदा छोड़ेगा, सबको कटवा देगा। हम लोग ऐसे सरकार को नहीं मानेंगे। भाई जा रहे हो तो हम लोगों का अपना अलगे सब मामला फरिया वरिया के जाओ, लड़बड़ा के मत जाओ। वो बोला कि ना 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 ना, तू हम लोग चल जाएंगे, तू लोग अपना समझते रहना। तब कहा कि हम लोग समझे ना अपने में, और मामला हो गया पूरा बिगड़ गया। तब अब जिन्ना अनाउंस किए कि डायरेक्ट एक्शन की अब लगता है पाकिस्तान नहीं मिलेगा, अब पाकिस्तान लड़ के मिलेगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई और यहां भी जिन्ना का कोई साथ नहीं दे रहा था। जिन्ना जबरदस्ती, पूरे इंडिया में, खास करके बंगाल में, यूपी में, बिहार में, उत्तर भारत में भयंकर दंगा फैल गया। रोड पर जैसे अभी यूक्रेन में लाश बिछा है ना, वैसे लाश बिछ गया एकदम, इतना मारकाट मचा। अंग्रेज सब क्या किया, सब सेना पुलिस को छुट्टी दे दिया, जाओ ऐश करो, भिड़ने दो इस सबको, छोड़ दिया लड़ने के लिए। जितना लड़कट भिड़ के मरना है मर। तब उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में थे। बोले कि अरे तो जाते जाते एकदम मारेगा कि सत्यानाश करके जाएगा भाई। और सबसे भयंकर दंगा हो रहा था बंगाल के नोआखाली में। सब लोग के बुक में फोटो बनाया है, ला दो दिखाते हैं। बंगाल के नोआखाली में तो वही गांधी जी बोले कि अब भले मार दो। गांधी जी निकले साबरमती आश्रम से और चल दिए अपना वन मैन बाउंड्री फोर्स, इनको कहा गया, अकेले चले दंगा रुकवाने के लिए और कुछ हद तक कामयाब भी हुए। वो जो था ना, इसमें इस चैप्टर में है, देखो सब कहानी दिया हुआ है। हम जो बोल रहे हैं ना सब कहानी है। ये वाला है विभाजन को समझना दिया ना 376 से, देखो इसमें सब कहानी दिया हुआ है।
देखो, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कलकत्ता की सड़कें अगस्त, लोहे की छड़ों और लाठियों की फसादी, सब वही दिखा रहा है। देखो सब दांत हाथ में लाठी डंडा लेके चल दिया ना लोगों ने। हाँ, वही है डायरेक्ट एक्शन प्लान। कानून व्यवस्था का नाश, देखो सब जैसे तैसे लड़ रहा है यार, जहाँ तहाँ। देखो नोआखाली में महात्मा गांधी की एक झलक पाने को इकट्ठा वाले हुजूम में सब अपना है। एक अकेली फौज, वन मैन बाउंड्री फोर्स है, अकेले गए पूरा दंगा रुकवाए, न तो अभी न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। देखो बिहार में एक दंगा पीड़ित गांव के लोग महात्मा गांधी की प्रतीक्षा कर रहे, सब उजड़ पुजड़ गया। सब यही सब दिया है। पेज नंबर 394-95 पर है, ये है ना। हाँ क्या वही नहीं बोल रहे हैं, नोआखाली सबसे भयंकर दंगा हुआ था, लाखों लोग मारे गए। अकेले गांधी जी जाके सब रुकवाए, इसीलिए गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। तो अब सुनिए, तो अंग्रेज तो चाह ही नहीं रहा था कि दंगा रुके, और ना वो सबको कुछ मतलब था। अंग्रेज क्या कर रहा था, अब तो देख रहा था कि यहाँ अब एक तरह से गृह युद्ध छिड़ गया। एक तरह से क्या हुआ, जैसे अभी कल यमन में वहां का राष्ट्रपति इस्तीफा दिया, वहां भी छिड़ा हुआ है, आपस में लोग लड़ भिड़ कट मर रहे हैं। तो अब अंग्रेज देखा कि भैया जो कमाए धमाए हैं लेके भागो, और न तो कहीं इस सब आग में हम लोग न जल जाए। उसमें तो जो नजर आएगा उसी को न मार देता था। अंग्रेज तो दोनों का दुश्मन हो गया, हिंदुओं का दुश्मन और मुस्लिमों का दुश्मन। तो वो सब पहले छोड़ छाड़ के अपना सामान तमान लेके चला भाग, सब छोड़ दिया इसी इंडिया को, मीना माई बाप का। सब ऑफिस ऑफिस सब ऐसे बेकार पड़ गया, अब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। तब अपना धीरे धीरे कुछ मामला शांत हुआ। जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी, बहुत समझाने बुझाने के बाद मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ। मुस्लिम लीग शामिल हुआ और एक संविधान सभा का गठन किया गया कि अंग्रेज कहा कि ठीक है, हम लोग जब चल जाएंगे तो आप लोग अपने लिए संविधान बनाइए और उस संविधान के द्वारा अपना देश चलाइएगा। तो अब उसमें मुस्लिम लीग कहा कि ना बाबू ना, सरकार में तो आ गए लेकिन संविधान सभा में हम नहीं आएंगे, हम लोगों का संविधान सभा अलग बनना चाहिए। तो जिन्ना का डिमांड था कि प्रधानमंत्री हमको बनाया जाए, तब हम संविधान सभा में शामिल होंगे। तो गांधी जी कहे नेहरू से कि अरे भाई जाए दो, छोटा भाई है। जिन्ना से तो, नेहरू से तो बहुत बड़े थे जिन्ना। जिन्ना कहाँ हम लोग पढ़े 1920 में कांग्रेस छोड़े, और जवाहरलाल नेहरू तो 27-28 में भी बच्चा थे, 15-17 साल के थे, बहुत सीनियर थे। तो गांधी जी कहे कि जाने दो, जिन्ना कोई प्रधानमंत्री बना दो, वो भी तो भाई भारतीय है, हम लोग का खून है। तो नेहरू और पटेल, ना 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 ना, आपका दिमाग सटक गया है ऐसा बाबू, उसके हाथ में सत्ता नहीं दिया जाएगा। तो नहीं दिया जाएगा तो लोग भिड़ा भिड़ंत और हो गया। तो वो कहे कि ठीक है, मत दो, हमको अपना दो पाकिस्तान, हम अपना आप अलग चले, है कि ना। अगर देखा जाए, लास्ट आता है माउंट बेटन प्लान, और कैसे कैसे बंटवारा होगा, कौन इंडिया का होगा कौन पाकिस्तान का होगा, ये सब तय करते हैं। तो भारत के बंटवारा का फॉर्मूला किसमें था, माउंट बेटन प्लान में। चलिए आइए देखिए, कैबिनेट मिशन हो गया,
चाहे इसको छोड़ देते हैं, 11:15 हो गया, लास्ट बड़ा समझाना है, न तो उड़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। एकदम ऐसा होता है, राज्य का ये नियम है। ठीक है, बंटवारा होता है तो एक भी होता है, पोलैंड ये सब दूसरा एक। हाँ हाँ, इंडिया पाकिस्तान भी एक हो सकता है। हाँ सुनो, अरे नहीं नहीं, सुनो, अभी के संदर्भ में इम्पॉसिबल है, लेकिन आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल बाद युद्ध करके नहीं होगा। देखो, लोगों के दिलो दिमाग में वैसा बदलाव आएगा तो हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है। राज्य है, शुरू से बोल रहे हैं कि किसी भी राज्य का एक भी राज्य ऐसा बता दो, साम्राज्य जिसका बाउंड्री कांस्टेंट हो, किसी का नहीं है, सबका घटते बढ़ते रहा। बंटवारा हुआ है तो एकीकरण भी हुआ, जर्मनी का बंटवारा हुआ, जर्मनी का, तुर्की का बंटवारा हुआ, तुर्की का एकीकरण हुआ, तो भारत का बंटवारा हुआ, भारत का एकीकरण होगा, तो इसमें क्या ताजुब है। हाँ, एक समय आज नफरत ज्यादा है तो मान लेते हैं अभी संभव नहीं है। भाई भाई में लो ना, दूसरे जगह छोड़ो ना, कभी कभी ऐसा होता है भाई भाई में एकदम बोला चाली बंद, लेकिन किसी के यहाँ कोई तबीयत खराब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मानवतावश नहीं चला जाता है आदमी, और फिर पता चलता है कि दोनों परिवार अब एक, न तो कभी ऐसा होता है कि दोनों परिवार में ऐसा लगता है कि 7 जन्म का रिश्ता टूट गया, और 7 जन्म तक अब एक नहीं होगा, लेकिन 7 महीना नहीं लगता एक हो जाता नहीं। तो प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं। चलिए इतना छोड़ते हैं। कल बंद है, रामनवमी के लिए कल छुट्टी रहेगी। पंडित जी नहीं होगा, सबके यहाँ आज रात में पूजैया होगा, मैक्सिमम आज पूजैया होगा। टेस्ट है ना तुम लोगों का आज? हाँ हाँ हाँ, टेस्ट दो। तुम लोग को देंगे, तुम लोग दो ना, काहे हल्ला, हम भाग थोड़े, गिलास बंद कर दिए तो ऐसा थोड़े दुकानदारी बेच के भाग जाते। नया वाला ना एनसीईआरटी पढ़ो, ये वाला अब तो इसी को ना पढ़ना है, गवर्नमेंट जो पढ़ाएगी वही ना पढ़ेगा। रियलिटी पता नहीं चलता है, तुम लोग अपना अपना। हाँ, रियलिटी कभी नहीं जान सकता है सब। अब देखो,